में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वर्चुअली किया शुभारंभ। कहा, भारत के खेल एक संस्कृति के रूप में बना रहे हैं अपनी पहचान। अमृतसर में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। सेना छावनी क्षेत्रों और वायुसेना बेस की संवेदनशील जानकारी कर रहे थे लीक। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 10 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने लिया हिरासत में। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की सहायता से निर्वासन की कार्रवाई शुरू। हैदराबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं का बड़ा विरोध प्रदर्शन। राज्य सरकार से पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की मांग। जम्मू कश्मीर के रामबन में दुखद हादसा। सेना का एक ट्रक गहरी खाई में गिरा। 3 सैनिकों की मौत। पुलिस, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय लोगों ने चलाया बचाव अभियान। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत बिहार की राजधानी पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक भव्य समारोह के साथ हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2036 में देश में ओलंपिक खेल के आयोजन की आशा व्यक्त की और साथ ही कहा कि आज के समय में सरकार विद्यालय स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षित कर रही है। ओलंपिक्स कभी भारत में आयोजित हो, ये हर भारतीय का सपना रहा है। आज भारत प्रयास कर रहा है कि साल 2036 में ओलंपिक्स हमारे देश में हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भारत का दबदबा बढ़ाने के लिए स्पोर्टिंग टैलेंट की स्कूल लेवल पर ही पहचान करने के लिए सरकार स्कूल के स्तर पर एथलीट्स को खोजकर उन्हें ट्रेन कर रही है। खेलो इंडिया से लेकर टॉप स्कीम तक एक पूरा इकोसिस्टम इसके लिए विकसित किया गया है। आज बिहार सहित पूरे देश के हजारों एथलीट्स इसका लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का जोर देश में खेल के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने पर है। उन्होंने बताया कि बीते दशक में खेल के बजट में 3 गुना से ज्यादा की वृद्धि की गई है। सरकार का जोर भारत में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर भी है। बीते दशक में खेल के बजट में 3 गुना से अधिक की वृद्धि की गई है। इस वर्ष स्पोर्ट्स का बजट करीब 4,000 करोड़ रुपए है। इस बजट का बहुत बड़ा हिस्सा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है। आज देश में 1,000 से अधिक खेलो इंडिया सेंटर्स चल रहे हैं। इनमें 3 दर्जन से अधिक हमारे बिहार में ही है।
अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अमृतसर में सेना छावनी क्षेत्रों और वायुसेना बेस की संवेदनशील जानकारी और तस्वीरें लीक करने में कथित भूमिका के लिए 2 व्यक्तियों पलक शेर मसीह और सूरज मसीह को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि अमृतसर सेंट्रल जेल में बंद हरप्रीत सिंह के माध्यम से उनके पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से संबंध है। वहीं इस घटना पर अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी मनिंदर सिंह ने कहा कि पलक शेर मसीह और सूरज मसीह के बारे में जानकारी मिली थी, जो पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थे और संवेदनशील प्रतिष्ठानों की जानकारी लीक कर रहे थे। हमने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे काफी डेटा बरामद किया है। हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 2 इंडिविजुअल्स अजनाला थाना में एक बल्लड़वाल गांव है, वहां के 2 इंडिविजुअल्स ये जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स PIOs को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं सेंसिटिव एस्टैब्लिशमेंट्स की। ये जो 2 इंडिविजुअल्स हैं फलक शेर मसीह और सूरज मसीह, इनको हमने राउंड अप किया कल। फिर इनकी हमने जब चेक किया बारीकी से, फिर इनके मोबाइल फ़ोन में सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोज़ हमें पता चला कि इन्होंने शेयर की हैं। जो PIOs पाकिस्तान बेस्ड एंटिटीज़ पाकिस्तान में बैठे हैं, उनके भी नंबर हमें रिकवर हुए हैं और उनके साथ ही इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। पाकिस्तान के बलूच प्रांत में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फतेह स्क्वाड ने क्वेटा कराची हाईवे को बंद कर दिया और वाहनों को रोककर तलाशी ली। इनमें यात्री वाहनें भी शामिल थीं। BLA के सदस्यों ने कलात के मंगोचार बाजार में घुसकर कई सरकारी भवनों में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। इनमें नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, न्यायिक परिसर और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जैसी इमारतें शामिल थीं। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार इन दफ्तरों को भारी नुकसान हुआ है। हमलावर इलाके से सुरक्षा बलों के पहुंचने से पहले फरार हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी BLA के फतेह स्क्वाड ने ली है। सुरक्षा अधिकारियों ने इलाके में ऑपरेशन किया और नेशनल हाईवे N25 पर यातायात को बहाल कर दिया गया। इसी दौरान मंगोचार क्षेत्र में BLA आतंकियों ने एक पुलिस वाहन पर भी हमला किया, जिसमें जेल से कैदियों को क्वेटा लाया जा रहा था। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की धरपकड़ लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस ने 2 अलग-अलग इलाकों से 10 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। इसी कड़ी में दिल्ली के पूर्वी जिला पुलिस ने बिना वैध दस्तावेजों के शहर में रह रही 6 बांग्लादेशी महिलाओं को हिरासत में लिया है। इसके बाद दिल्ली स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की सहायता से निर्वासन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये महिलाएं पुलिस की पकड़ से बचने के लिए दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर रह रही थी। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस के उत्तर पश्चिम जिले के विदेशी प्रकोष्ठ ने कार्रवाई करते हुए 4 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच करने पर पाया गया कि पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक ट्रांसजेंडर के रूप में ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने और अन्य गतिविधियों में लिप्त पाए गए। इनके पास से प्रतिबंधित IMO ऐप से इंस्टॉल किए गए 2 स्मार्टफोन बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल बांग्लादेश में अपने परिवारों के साथ संवाद करने के लिए किया जा रहा था। व्यक्तियों ने कबूल किया कि वो एजेंटों की सहायता से सीमाओं के माध्यम से अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर गए थे और ट्रेनों के माध्यम से दिल्ली पहुंचे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में श्रावस्ती जिले से सटे भारत नेपाल सीमा पर अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई। प्रशासन ने पहले ही मदरसा प्रबंधकों को नोटिस जारी कर दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा था, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर यह सख्त कार्रवाई की गई। जनपद में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत अब तक 68 मदरसों को सील किया जा चुका है और 164 स्थानों पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। ध्वस्तीकरण के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा ताकि किसी भी विरोध या अव्यवस्था से निपटा जा सके। प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में मदरसों पर एक के बाद एक बुलडोजर चलाए गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर आतंकी हमले को लेकर देश में गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हैदराबाद में चार मीनार पर विरोध प्रदर्शन किया और यहां रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने की मांग की। भाजपा नेता टी उमा महेंद्र ने तेलंगाना सरकार और असदुद्दीन ओवैसी से पाकिस्तानियों की पहचान करके उन्हें उनके देश वापस भेजने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न कोनों में आतंकी हमले होते हैं, लेकिन आतंकियों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया जाता है। इसका मतलब है कि शहर उनके लिए एक सुरक्षित क्षेत्र है। उन्होंने मांग की कि तेलंगाना सरकार और असदुद्दीन ओवैसी घर घर जाकर पाकिस्तानियों की पहचान करें और उन्हें वापस भेजे। तेलंगाना सरकार से
अनुरोध करता हूँ, मांग करता हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं हैदराबाद में जितने भी आतंकवाद हमले होते हैं, देश में हर कोने कोने में आतंकवाद हमले होते, परंतु वो लोग आकर हैदराबाद से अरेस्ट करके ले जाते। तो यहाँ पे हैदराबाद एक सेफ जोन हो गया उनके लिए। मैं आज असदुद्दीन ओवैसी से, तेलंगाना सरकार से मांग करता हूँ कि वो लोग पूरे तेलंगाना में कार्डाउन सर्च का निर्वहन करके घर घर जाकर उन्हें आइडेंटिफाई करें और पाकिस्तानियों को वापस भेजें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को पहलगाम हमले को लेकर कहा कि रक्षा मंत्री के तौर पर मेरी जिम्मेदारी सशस्त्र बलों के साथ काम करना और भारत पर बुरी नजर रखने वालों को मुंहतोड़ जवाब देना है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि सभी प्रधानमंत्री मोदी के जोखिम उठाने वाले भाव से परिचित हैं। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं, और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। जम्मू कश्मीर के रामबन के बैटरी चश्मा में सेना का एक ट्रक 200-300 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिससे 3 सैनिकों की जान चली गई। पुलिस, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान चलाया। मृतकों को रामबन जिला अस्पताल ले जाया गया है। गौरतलब है कि ट्रक काफिले के साथ जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन का दौर जारी है। रविवार को पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में तीसरी बार घटक दलों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस समेत 6 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि पहले 70 सीटों की मांग करने वाली कांग्रेस ने अब 50 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर अपनी सहमति दे दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वाम दल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 20 मई को मजदूरों के सवाल को लेकर गठबंधन भारत बंद करेगा। इस दौरान महागठबंधन अपनी ताकत दिखाएगा। उद्देश्य ये था कि सारी इंडिया गठबंधन की पार्टियां मिलजुल कर प्रदेश से लेके जिला से लेके प्रखंड से लेके पंचायत और वार्ड तक एकजुट होके आने वाले महीनों में चुनाव की तैयारी करेंगे। ये बात हुई थी और ये शुरुआत है और ये आगे और हम प्रखंडों तक लेके जाएंगे। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन तो है ही नहीं, सभी दल अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं।
कहाँ इंडिया अलायंस में? तो लोकसभा में देख लिए, उसके बाद जितने अलायंस में लोग थे सब तो अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से काम हो रहा है और जिस तरीके से दोनों बजट में बिहार को केंद्र सरकार से सहयोग मिला है, तो लोग डबल इंजन की सरकार का फायदा बिहार के लोगों को मिल रहा है। भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लॉन्च किया। DRR धन 100, कमला और पूसा DST राइस 1 नाम की ये धान की किस्में कम पानी में तैयार होती हैं, साथ ही अधिक उत्पादन क्षमता के साथ ही इसके तैयार होने में समय भी कम लगता है। कृषि के क्षेत्र में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में विकसित विश्व की पहली 2 जीनोम संपादित चावल की किस्मों का लोकार्पण किया और वैज्ञानिक शोध की दिशा में नवाचार की शुरुआत की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने दोनों किस्मों के अनुसंधान में योगदान करने वाले वैज्ञानिकों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, पोषण युक्त उत्पादन बढ़ाने और देश के साथ साथ दुनिया के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करते हुए भारत को फूड बास्केट बनाने के मकसद से काम करना होगा। प्रधानमंत्री जी का संकल्प विकसित भारत, और विकसित भारत विकसित खेती के बिना नहीं बन सकता, समृद्ध किसान के बिना भी नहीं बन सकता। किसान आगे बढ़ेगा, समृद्ध होगा और खेती विकसित होगी, तभी संपूर्णता पूरी तरह से हम विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम बड़ी तेजी से चल रहा है। वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है और खेती उसका मुख्य आधार है। ICAR ने भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में DRR धान 100, कमला और पूसा DST राइस 1 विकसित की हैं। ये किस्में अधिक उत्पादन, जलवायु अनुकूलता और जल संरक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं। इन नई किस्मों को जीनोम संपादन तकनीक यानी CRISPR-Cas आधारित जीनोम एडिटिंग तकनीक से विकसित किया गया है, जिससे जीवों के मूल जीन में सूक्ष्म बदलाव किए जाते हैं और कोई विदेशी DNA नहीं जोड़ा जाता। SDN1 और SDN2 प्रकार के जीनोम एडिटिंग को सामान्य फसलों के तहत भारत सरकार के जैव सुरक्षा नियमों के तहत मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। ICAR ने 2018 में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान निधि के तहत 2 प्रमुख धान की किस्मों सांबा महसूरी और MTU 1010 को बेहतर बनाने के लिए जीनोम एडिटिंग अनुसंधान शुरू किया था। इसका परिणाम है इसमें उपज में 19% तक वृद्धि, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 20% तक की कमी, सिंचाई जल की 7,500 मिलियन घन मीटर की बचत, सूखा, लवणता और जलवायु दबाव के प्रति बेहतर सहनशीलता विकसित हुई है। जो मुख्य स्टेपल फसलें हैं, गेहूं हो और धान हो, इसमें बहुत तरह की चुनौतियों को हम लोग को सामने करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो क्लाइमेट रेजिलियंस का जो इशू है, क्लाइमेट चेंज का विषय है, उस पर हम लोग को नई नई वैरायटीज़ की आवश्यकता पड़ी और हमारे ICAR के सभी जो संस्थाएं हैं उन्होंने क्लाइमेट रेजिलियंट वैरायटीज़ हम लोगों ने पैदा की है और उसको हम लोग सीड चेन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, ये हमारे देश में हमारे साइंटिस्ट ने पैदा की है, डेवलप की है। ये किस्में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए विकसित की गई है। भारत सरकार ने बजट 2023-24 में कृषि फसलों के लिए 500 करोड़ रुपए जीनोम एडिटिंग हेतु आवंटित किए हैं। यह वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है कि भारत ने दुनिया में पहली बार इस तरीके की सफलता हासिल की है और भारत दुनिया में पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चावल की 2 किस्मों की जीनोम एडिटिंग करके उन्हें और उन्नत बनाया है। ऐसी ही कोशिश दलहन, तिलहन में भी की जा रही है, जिससे कि इन फसलों को और उन्नत तो किया ही जा सके, साथ ही उत्पादन को बढ़ाकर भारत ही नहीं बल्कि विश्व की खाद्य जरूरतों को पूरा किया जा सके।
कैमरामैन सुमित नोटियाल के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। पापा पूछेंगे नहीं 800 रुपीस की एंड ऑफ सेमेस्टर पार्टी के बारे में? मम्मी आज सुनी 680। अरे अपडेट किया है बच्चे ने भी? मैं आपके फैमिली ग्रुप में। खर्चा तो हुआ ना? पहली बार हिसाब दिया है बेटे ने। फैमिली ग्रुप पे पाइए फैमिली से पेमेंट अपडेट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट ऐप। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। वेव समिट के चौथे दिन दर्शकों की भीड़ जुटी। क्रिएटोस्फीयर में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के विजेताओं ने अपनी प्रतिभा से लोगों को हैरत में डाल दिया। ट्रुथ टेल हैकाथॉन के विजेताओं को चुनौती मिली थी फेक न्यूज को पकड़ने की। अब वो तैयार हैं अपने उत्पादों को बाजार में लाने के लिए। आप ये खबर देखिए और इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 से जुड़े तमाम देश और दुनिया भर से आए इनोवेटर्स, क्रिएटर्स, वो तमाम ड्रीमर्स जो इस वक्त कुछ कर दिखाना चाहते हैं, अपनी प्रतिभा को लेकर पहुंचे यहाँ पर। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज जो कि ना सिर्फ एक प्रतियोगिता बल्कि एक लॉन्च पैड साबित हुआ उन तमाम लोगों के लिए जो वाकई आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं अपने दिमाग के जरिए। हमारे साथ इस वक्त ट्रुथ टेल हैकाथॉन के विनर्स हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा वेव्स समिट के जरिए इस क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 में पार्टिसिपेट करने का? बहुत ही वाइब्रेंट एक्सपीरियंस है वो तो। ऑफ कोर्स एक जगह पे इतने सारे क्रिएटर्स हैं तो बहुत ही बड़ी बात है, और उनसे मिलने का और इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है और बड़ी बात है। आपने जो सोल्यूशन बनाया इस समस्या को लेकर वो क्या था? बेसिकली हमारी टीम का नाम यूनिक्रॉन है। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है अन्वेषा नाम से। आपने देखा होगा कि एआई में फेक न्यूज़ और फेक इमेजेस, डीप फेक वगैरह कितनी प्रेवलेंट है। उसका ही हमने एक सिस्टम बनाया है जो कि उस चीज़ को देख के समझ सके और विजुअली समझ सके कि क्या चीज़ें फेक हैं, क्या रियल है। आपका वेव्स में पार्टिसिपेट करने का, इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने का कहाँ से आप लोग आए? हम लोग सब दिल्ली से आए हैं। हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अभी 4th ईयर के अंदर है। जैसे भी हमारा एक्सपीरियंस था, हमने देखा बाकी भी क्रिएटर्स आए हुए हैं, सो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोगों का कि हम बाकी क्रिएटर्स से भी मिल सके एंड जो हमने सोल्यूशन बनाया है उससे भी हम एक स्टेज पे जाके प्रेजेंट कर सके। ये सीजन 1 था, अब तैयारी अगले सीजन की भी हो रही है। किस तरह इस बार की चुनौतियां आपको लगी कि क्या और चुनौतियां हैं इस वक्त आपके दिमाग में, आपको लगता है कि आप उसका एक सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं? हमारे सॉल्यूशंस की बात है तो हम जैसे हमने फैक्ट चेक जो बनाया था उसका एक मॉडल था, जिस मॉडल को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं, सबसे इजीली एक्सेसिबल रहे, एक नॉर्मल बंदा भी उसको यूज़ कर पाए। सो हमने वो उस पर ज़्यादा फोकस किया और एज वेल एज हमने एक स्पीच मॉडल का भी यूज़ किया था। कोई भी उस पर स्पीच अपना कोई भी रीजनल लैंग्वेज को भी यूज़ करके उसको फैक्ट चेक कर पाए कोई भी इंफॉर्मेशन या मिस इंफॉर्मेशन को। किस तरह से एक इंटरेक्शन रहा और आगे के सीजन 2 के लिए क्या तैयारी आपको, क्या कुछ ऐसे आप कुछ निकल कर आया कि इस पर अब मैं बनाना चाहूँगा आगे? बेसिकली इस बार से हमने ये सीख मिली है कि काफ़ी प्रॉब्लम आई डिप्लॉयमेंट के टाइम, तो हमने काफ़ी ट्राई करा कैसे डिप्लॉय करना है। फर्स्ट टाइम हमने एश्योर ट्राई करा देन, बट स्टिल हमने उसको डिप्लॉय सक्सेसफुली करा। काफ़ी एरर्स का सामना करना पड़ा एंड मेन चीज़ यही है यहाँ पे कनेक्शन काफ़ी बिल्ड हुए जो इन फ्यूचर हमें काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। हम कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं एंड स्टार्टअप भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो ट्रुथ टेल हैकाथॉन एक तरह का लॉन्च पैड साबित हुआ क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत इन युवाओं के लिए जो अवसरों की तलाश कर रहे हैं, और यहाँ पर एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म इन्हें मिला। फेक न्यूज का एक ऐसा मेनेस है जो लगातार बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सोल्यूशंस बनकर तैयार हुए हैं जरूर इसको कम करने में अहम साबित होंगे। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, मुंबई।